historical events describing Indian heroism were vividly portrayed. Other events, which have become landmarks in India's annals, were realistically linked with the country's latest history. Later, the parade and the historical procession moved through the principal streets of the city. इस बार 26 जनवरी पर मैं देश के नाम संदेश देना चाहता था। राष्ट्र के नाम नहीं, देश के नाम। जानता हूं ऐसे संदेश केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समय समय पर देते हैं, जो राष्ट्र के नाम प्रसारित किए जाते हैं। इन संदेशों की कोई विवशता होगी, तभी तो उनकी भाषा ऐसी तयशुदा होती है कि उनमें कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, ना कहीं कोई मार्मिक स्पर्श। होश संभालने के बाद पिछले 50 वर्षों से सुनता आ रहा हूं ऐसे संदेश, और किसी का एक वाक्य भी ठीक से याद नहीं। मजेदार बात यह है कि देशवासियों जैसे आत्मीय संबोधन से प्रारंभ होने वाले ये संदेश देश को भूलकर राष्ट्र राष्ट्र कहते नहीं सकते। राष्ट्र की मजबूती, राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्रोत्थान जैसे विशेषणवाची अलंकरणों से मंडित यह आत्ममुग्धता और आत्मश्लाघा के उदाहरण बनकर रह जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी उलझन बढ़ती ही जाती है कि देश के भीतर राष्ट्र है या राष्ट्र के भीतर देश। दोनों में कौन किससे छोटा बड़ा, सर्वोपरि या गौण है, इस विवाद में न पड़े तो भी दोनों एक ही है, ये मानने का मन नहीं करता। अव्वल तो कोई किसी का पर्याय नहीं होता, फिर भी सुविधा के लिए मान ही ले तो देश का पर्याय राष्ट्र कैसे बन गया? अर्थात देश में सेंध लगाकर कब राष्ट्र घुस आया? इसका पुख्ता कोई न कोई कारण और इतिहास होगा ही, पर मेरा कवि मन आज तक उसको स्वीकार नहीं कर पाया। और यदि इसका हम उल्टा ही मान लें तो कि सबसे पुराना राष्ट्र ही है, तो हजारों सालों से कहां गायब हुआ पड़ा था? तत्सम शब्दावली की कहीं कहीं पोथियों पुराणों के अलावा देश देशांतरों की मार्मिक कथाओं से भरा पड़ा है सारी दुनिया का इतिहास। राष्ट्रों की कहानियां कौन सुनता सुनाता है? अब आप ही बताइए कि क्या कोई ठीक ठीक बता सकता है कि कब देश की जगह राष्ट्र और राष्ट्र की जगह देश कहा जा सकता है? हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम देश का इतिहास और भूगोल पढ़ते पढ़ाते हैं। सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ था। मैं भारत देश का नागरिक हूँ। मैं भारत राष्ट्र का नागरिक हूँ। मैं भारत देश का नागरिक हूँ। ऐसे सैकड़ों वाक्य पढ़ते पढ़ाते बीत गई उम्र। जब जब जहां जहां तक आंखें फैलाई, दूर दूर तक देश नजर आया, राष्ट्र कहीं दिखा नहीं। आज भी बड़े बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी करके जब अपने अपने घर गांव लौटते हैं लोग, तो एक दूसरे से यही कहते हैं कि अपने देश जा रहे हैं। वो अपने पशुओं, पक्षियों, खेतों, खलियानों, नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों, पहाड़ों, जंगलों, मैदानों, रेगिस्तानों, बोली बानियों, पहनावों, पोशाकों, खान पान, रीत रिवाज और नाच गानों से इतना प्यार करते हैं कि कुछ न होते हुए गांव में भागे चले जाते हैं। हजारों मील ट्रेन में सफर करते, बीड़ी फूंकते हुए। वो सच्चे देशभक्त हैं। वो नहीं जानते राष्ट्रभक्त कैसे हुआ जाता है। आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूलने वाले देशभक्ति के गीत गाते गाते शहीद हो जाते थे। अब तक कई बातों में ये देश की जगह राष्ट्र रखकर कोई बोलकर तो देखे। राष्ट्र राष्ट्र कहते कहते जुबान ना लड़खड़ाने लगे तो मेरा नाम बदल देना। वहीं एक वाक्य में 10 बार भी आए देश तो मीठा ही लगेगा शायद जैसा। देश एक राग है, सुवासित सुभाषित सा फैलता हुआ धीरे धीरे।
स्नेहिल तरंगों की तरह, बाहर से भीतर तक, भीतर से बाहर तक, स्वयं अपनी सीमाएं लांघता, सुगंधित मंद मंद पवन की तरह, सारी दुनिया को शीतल करता धीरे धीरे, सारी दुनिया का हिस्सा हो जाता। कितना भी पुराना और पवित्र रहा हो राष्ट्र शब्द का इतिहास, पर आज पता नहीं क्यों बार बार ये शब्द एक भारी भरकम बनाई गई ऐसी अस्वाभाविक डरावनी आवाज लगता है जो सत्ता और शक्ति के अहंकार में ना जाने किसको ललकारने के लिए उपजी है। अपना बिगुल खुद बजाती, जिससे एक ही शब्द ध्वनित होता सुनाई देता है, सावधान सावधान। सावधान। मैं देश के नाम संदेश देने के बारे में कह रहा था और जाने कहां से कहां निकल गया। यह सही है कि मैं ना देश का राष्ट्रपति हूं, न प्रधानमंत्री, न कोई सांसद, न विधायक, यहां तक कि किसी नगर पालिका का कोई निर्वाचित सदस्य तक नहीं है। पर सभी ये कहते हैं कि ये जो अच्छे बुरे जो भी हैं, सब मेरे ही कारण है, मैंने ही बनाया है इन्हें। तो इसी नागरिक अधिकार के साथ मेरा देश के नाम संदेश क्यों प्रसारित नहीं किया जा सकता? पर बार बार यही कठिनाई आन खड़ी होती है कि ऐसे सारे संदेश राष्ट्र के नाम ही प्रसारित किए जाते हैं। पता नहीं कोई संवैधानिक संकट है या कुछ और, या आजादी के इतने सालों बाद भी अपनी तरह का स्वतंत्र भारत न गढ़ पाने की कोई दबी छिपी रह गई गुलाम मानसिकता, या परायों के तंत्र से मुक्त न हो पाने की कोई विवशता। आप जो भी कहें, और आप पूरी तरह से मुझे गलत भी साबित कर दें, और जो आप कर भी सकते हैं, कहाँ से पुराणों और पोथियों से प्रमाण खोज कर ला सकते हैं और मुझे चारों खाने चित कर सकते हैं। पर जो सामाजिक इतिहास मुझे दिखाई देता है राष्ट्रों का, वो कतई आत्मीय नहीं है। अपने ही भारत देश के बारे में सोचकर देखिए कि भारत में महाभारत कभी न होता यदि उसका सम्राट धृतराष्ट्र न होता, जिसे अपने सिंहासन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। इतना ही नहीं, उसकी रानी ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि उसे भी कुछ न दिखाई दे, अपने पुत्रों के मोह के अलावा। भारत में महाभारत कुछ अटपटा नहीं लगा आपको? और क्या ध्वनि निकलती है इस वाक्य से? सत्ता के आतंक, दंभ, हिंसा और युद्ध के अलावा जिस शब्द से जुड़ा यह महा उपसर्ग शब्द की सूरत बदल कर रख दी। उदाहरण देने से क्या लाभ, आप ही जोड़कर देख लें सीधे साधे शब्दों के साथ ये उपसर्ग। मैं किसी शब्द और नाम का अपमान नहीं कर रहा हूं, और महाभारत जैसे आदि ग्रंथ का तो बिल्कुल नहीं। वह ना लिखा गया होता तो युद्ध की विभीषिका और निरर्थकता का कैसे पता चलता? कैसे पता चलता कि युद्ध में हार ही हार होती है, कोई जीतता नहीं। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, तो एक ही राष्ट्र के भीतर कई राष्ट्रीयताओं की धारणा से आज भी मुक्त हुए नहीं आप। व्यर्थ गई हजारों वर्षों की यात्रा आपकी, बर्बर तंत्र से प्रजातंत्र तक की। तो फिर जाइए वापस अपने अपने राष्ट्रों में, लौट जाइए अंधेरी खाइयों गुफाओं में। यही तो चाहते हैं आज भी नए चेहरों वाले आपके पुराने विस्तारवादी माई बाप। कभी जो नेशन का सिद्धांत लेकर आए थे और बढ़ाते रहे अपना साम्राज्य। इतने वर्षों की दास्ता से कुछ सीखा नहीं आपने? धर्म के नाम पर बांटा गया, खुशी खुशी बट गए। भाषाओं के नाम पर अलग अलग किया गया, अलग अलग हो लिए। अब अपनी अपनी जातियों के नाम पर भी बना लीजिए अपने अपने अलग अलग राष्ट्र। और अब इस बार डूबे तो कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। मैं फिर कहती हूँ कि मैं किसी शब्द और किसी नाम का अपमान नहीं कर रही हूँ, केवल उस मानसिकता की तरफ संकेत कर रही हूँ जो अपनी कुलीनता के दम में अपने ही देश में अपने ही वर्चस्व का अलग राष्ट्र हो जाना चाहती है और धीरे धीरे सारे देश को एक हरा राष्ट्र बनाना चाहती है।
आज भी 21वीं सदी में ज्ञान विज्ञान सब एक तरफ रखकर ताक में रक्त की शुद्धता, पवित्रता की दुहाई देकर भोले भाले लोगों को जिन गुफाओं में ले जाकर जिंदा दफन कर देना चाहते हैं, वे इतिहास गवाह है उन गुफाओं से निकलने में सदियां बीत जाती हैं। आप समझ ही गए होंगे, बात महज शब्दों की नहीं, प्रवृत्तियों की है। और कठिनाई यही है कि इनके बारे में शब्दों को छोड़कर बात की ही नहीं जा सकती। भाषा में इस प्रवृत्ति को, तद्भव को तत्सम में जबरदस्ती रूपांतरित करने का शीर्षासन कह सकते हैं। सभी जानते हैं कि यह अस्वाभाविक प्रक्रिया है। फजल ने किस सादगी से कहा था, पहाड़ तक तो कोई भी नदी नहीं जाती। ये मानसिकता देश की बहुरंगी संस्कृति को पहले राष्ट्र की संस्कृति कहकर इकहरा बनाती है, फिर देश को एक तरफ फेंक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगाती है। मैं किसकी कसम खाऊं, मुझे भाषा के किसी शब्द से चिढ़ नहीं। चिढ़ है तो उस मानसिकता से जो शब्दों को मनुष्य के विरुद्ध खड़ा कर देती है, जो सिर्फ मनुष्य को दिए गए नामों से पहचानती है, उनकी जातियों से पहचानती है, उनके रंगों से पहचानती है और उनकी भाषा में कभी दिए गए ईश्वर के नाम के लिए उनके अलग अलग शब्दों से पहचानती है। देश देशजों से बनता है, उनकी बहुरंगी छटा देशों का इंद्रधनुष बनाती है, जो सबको अपने अपने आसमान में दिखाई देता है। कौन होगा जिसका मन इंद्रधनुष को देखकर इंद्रधनुष जैसा ना हो जाए। मान लिया कि अंग्रेजी के नेशन शब्द के लिए हिंदी में फिर से पैदा हुआ राष्ट्र, तो नेशन शब्द में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? पश्चिमी दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में कितना प्यारा है कंट्री शब्द, अर्थात देशज। कब और कैसे दबोच लिया कंट्री जैसे आत्मीय शब्द को नेशन ने? खोज का विषय होना चाहिए। जरूर इसके पीछे कोई न कोई बर्बरता छिपी होगी। इस सब के बाद भी आपको अपना राष्ट्र मुबारक, मुझे तो अपना देश चाहिए। आपको 21 तोपों की सलामी मुबारक, मुझे आसमान में मेरा लहराता तिरंगा चाहिए। बुरा लगा हो तो माफ करना, मैं तो अपने लोकतंत्र में अपनी छोटी सी नागरिक इच्छा पूरी करना चाहता था कि इस बार 26 जनवरी पर मैं देश के नाम संदेश देना चाहता था।